साल 1943 वर्ल्ड वॉर टू का रुख बदल रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एहसास हो गया था कि जर्मनी में बैठकर आज़ादी की जंग नहीं जीती जा सकती। उन्हें इंडिया के करीब आना था। इसलिए 8 फरवरी 1943 को नेताजी एक जर्मन यू बोट पर सवार हुए। दुश्मनों से भरे समुंदर में 90 दिन का सफर, जिसके बाद वो इंडियन ओशियन में एक जापानी सबमरीन में ट्रांसफर हुआ और आखिरकार टोक्यो पहुंचे। सिर्फ 2 महीने बाद सिंगापुर के कैथे बिल्डिंग में नेताजी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने ऑफिशियली आजाद हिंद फौज यानी आईएनए की कमान अपने हाथ में ले ली। ये कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं थी, ये 40 से 50 हजार ट्रेन जवानों की एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशनल फोर्स थी। इसमें इंटेलिजेंस विंग्स, प्रोपेगेंडा यूनिट्स और यहाँ तक कि दुनिया की पहली ऑल फीमेल कॉम्बैट यूनिट थी। पर यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा होता है, एक 40 हजार की पूरी आर्मी, उसके हथियार, उसका स्ट्रक्चर आप चंद हफ्तों में कैसे बना सकते हैं? जवाब है, आप नहीं बना सकते। जब नेताजी वहां पहुंचे तो ये पूरी आर्मी उनका इंतजार कर रही थी। इस मैसिव मोबिलाइज्ड फोर्स की नींव 1 साल पहले ही रखी जा चुकी थी और इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट के रूप में रास बिहारी ने वर्षों से एक पूरी पॉलिटिकल और सिविलियन ढांचा तैयार किया था, जिसने आईएनए को मुमकिन बनाया। एक ऐसा इंसान जो कई दशकों से भारत में एक आर्म्ड रेवोल्यूशन शुरू करने के जुनून में जी रहा था, पर बंगाल का एक आम सा दिखने वाला आदमी जापान के हार्ट में बैठकर एक इतनी बड़ी आर्मी कैसे बना रहा था? इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। जून 1915 रास बिहारी बोस पीएन टैगोर के फेक नाम से जापान के कोबे पोर्ट पर उतरते हैं। वो वहां से इंडिया हथियार भेजना चाहते थे, पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस उन्हें ट्रैक कर लिया था। वो किसी तरह टोक्यो पहुंचे, पर ब्रिटिश एम्बेसी ने डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया और जापानीज गवर्नमेंट ने उन्हें तुरंत देश से निकालने का आदेश दिया। ब्रिटिश एजेंट्स तैयार थी। रास बिहारी को अपना अंत सामने दिख रहा था, पर तभी मित्सुरो तोयमा की नजर बोस पे पड़ी। तोयमा ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लीडर थे। ये एक ऐसी खुफिया सिंडिकेट थी जो पूरे एशिया से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना चाहता था। टोयमा का नेटवर्क इतना खतरनाक था कि उन्होंने ब्रिटिश स्पाइस और जापानीज पुलिस दोनों की नाक के नीचे से बोस को अंडरग्राउंड सेफ हाउसेस में छुपा दिया। आखिर में उन्हें शिंजुकू के मशहूर सोमा फैमिली के पास छुपाया गया। ब्रिटिश पुलिस को हमेशा के लिए दूर रखने के लिए 1918 में बोस ने सोमा परिवार की सबसे बड़ी बेटी तोशिको से शादी कर ली और 1923 में उन्हें जापान की सिटीजनशिप मिल गई। अब वो ब्रिटिश एम्पायर की पोस्ट से हमेशा के लिए बाहर थे। एक मजेदार बात, नाकामोरिया बेकरी में बोस ने ही सबसे पहले ऑथेंटिक इंडियन चिकन करी इंट्रोड्यूस की थी और कहते हैं कि नाकामोरिया बोस करी आज भी टोक्यो में पॉपुलर है। सिटीजन बनने के बाद बोस ने अपना ध्यान फिर से भारत की आज़ादी पे केंद्रित किया। उन्होंने बिखरे हुए भारतीय प्रवासियों को एकजुट करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप, आनंद मोहन साय और एएम नायर जैसे अन्य प्रमुख प्रवासी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बोस ने जापानी सैन्य और राजनीतिक नेताओं पर निरंतर दबाव बनाया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को पैन एशियन कॉलोनियल आज़ादी के लिए एक मुख्य कदम के रूप में पेश किया। ये दशकों की कूटनीतिक मेहनत ही थी जिसने अंत में जापानी सरकार को भारत का औपचारिक समर्थन करने के लिए मनाया। इसी का सीधा नतीजा था ऐतिहासिक टोक्यो कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव और आईएनए का जन्म। पर बोस को ब्रिटिश इतना क्यों ढूंढ रही थी कि वो उनके पीछे जापान तक चले गई? इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मई 25, 1886 बंगाल के मिडिल क्लास फैमिली में रास बिहारी बोस का जन्म होता है। पर बात तब बिगड़ी जब 1905 को अंग्रेजों ने अहंकार में आके बंगाल का बंटवारा किया। तब आनंद मठ पढ़ने वाले इस जवान लड़के का खून खोल उठा। उसे समझ आ गया था कि शांति से भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगी, जवाब सिर्फ और सिर्फ ताकत से देना होगा। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर उन्होंने जुगांतर और अनुशीलन समिति ज्वाइन की। इन
खुफिया संगठनों में उन्होंने न सिर्फ हथियारों और बम बनाने की कला सीखी, बल्कि अरविंदो घोष और बागा जतिन जैसे क्रांतिकारियों के निर्देशन में देश प्रेम की गहराई को समझा। जब कॉलोनियल पुलिस ने कोलकाता में क्रांतिकारियों पर क्रैकडाउन शुरू किया, तो 1908 में बोस ने देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हेड क्लर्क की बेहद आम सी सरकारी नौकरी पकड़ ली। ये एक अल्टीमेट डिस्गाइज था। अंग्रेज अफसरों को लगता था कि वो एक वफादार, शांत क्लर्क है जो बैठकर पेड़ पौधों का हिसाब रख रहा है। पर असल में इस बोरिंग डेस्क जॉब के पीछे गवर्नमेंट पेचेक के साथ वो नॉर्थ इंडिया में एक कोलोसल रिवॉल्यूशनरी कॉरिडोर बना रहा था। वो बंगाल के बॉम्ब मेकर्स को पंजाब के लड़ाकू नेटवर्क से जोड़ रहा था। 4 साल तक वो चुपचाप आदमी, पैसा और बारूद इकट्ठा करता रहा, और फिर 1912 में एक हाथी पर बैठकर उसके सामने उसका सबसे बड़ा टारगेट आया। 30 दिसंबर 1912 अंग्रेज इंडिया के कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट करने का जश्न मना रहे थे। चांदनी चौक के बीचों बीच एक सजे हुए हाथी पर बैठा था सबसे बड़ा शिकार, वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग। जैसे ही हाथी आगे बढ़ा, बोस का बिछाया हुआ जाल खुल गया। पास के एक बैंक की बालकनी से उनके अनुयायी बसंत कुमार ने एक बम सीधा वायसरॉय पर फेंक दिया। इस ब्लास्ट ने वायसरॉय को पूरी तरह घायल कर दिया। मची हुई भगदड़ के बीच बोस और उनकी टीम वहां से ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी उधर थे ही नहीं। उसी रात ट्रेन पकड़कर वो वापस देहरादून अपनी डेस्क पर पहुंचे, और अगले ही दिन 24 दिसंबर को सरकारी कर्मचारियों की एक पब्लिक मीटिंग बुलाई और वायसरॉय पर हुए इस हमले की जोर शोर से निंदा की। ब्रिटिश इंटेलिजेंस पूरी तरह बेवकूफ बन चुकी थी। इस सफलता के बाद बोस ने अगले 3 साल अपने सबसे बड़ी योजना बनाने में बिताए। प्लान था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक पैन इंडिया सैन्य विद्रोह। उन्होंने अपने बंगाली क्रांतिकारी नेटवर्क को पंजाब के गदर पार्टी के साथ जोड़ दिया, लेकिन कृपाल सिंह, एक ब्रिटिश जासूस, ने उनकी पूरी योजना लीक कर दी। ब्रिटिशों ने निर्ममता से क्रैकडाउन किया, बोस के टॉप लेफ्टिनेंट्स को फांसी दी और पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया। पर ब्रिटिशों को अंततः एक और सच का पता चला। देहरादून का वो साधारण क्लर्क ही बॉम्बिंग और विद्रोह के पीछे का मास्टरमाइंड था। अब बोस के सर पर एक भारी इनाम था। ब्रिटिश सीआईडी उनके पीछे थी। हर तरफ से प्रेशर बढ़ने पर बोस ने भारत से जाने का प्लान बनाया। 12 मई 1915 को पीएन टैगोर के नाम पर एक नकली पासपोर्ट लिए चुपचाप कैलकाटा के खिदिरपुर डॉक से जापान की तरफ रवाना हुए, भारत को हमेशा के लिए छोड़ के। अगले 30 साल उन्होंने इस बात की तैयारी में लगा दिया कि एक दिन उनकी जगह एक पूरी आर्मी इंडिया वापस लौटेगी। आखिर में हम वापस आते हैं 1943 में। सालों तक अंडरग्राउंड ऑपरेशन चलाने के बाद रस बिहारी बोस की तबीयत अब पूरी तरह गिर चुकी थी, पर वो जानते थे कि उनकी इस आर्मी को इंडिया के अंदर मार्च कराने और करोड़ों लोगों के दिलों में आग लगाने के लिए एक जवान और डायनामिक लीडर की जरूरत है। उन्हें पता था कि नेताजी वही है जो उनकी जिंदगी भर की मेहनत को अंजाम दे सकते हैं। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में एक बेहद सेल्फलेस मोमेंट में सीनियर बॉस ऑफिशियली पीछे हट जाते हैं। वो अपना पद छोड़ देते हैं और आजाद हिंद फौज की पूरी कमान नेताजी के हाथों में सौंप देते हैं। 21 जनवरी 1945 को 58 साल की उम्र में रस बिहारी बोस ने टोक्यो में आखिरी सांस ली। वो आजाद भारत नहीं देख पाए, पर वो ये जानते थे कि उनका बलिदान सफल हो चुका है। आईएनए दिल्ली की तरफ मार्च कर रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमेशा आजादी की जंग के एक दहाड़ते हुए शेर की तरह याद रखा जाएगा, पर इतिहास को उस खामोश सृजक को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने उस जंग को उसकी ताकत दी।